Hello and welcome to Speak Up India. I'm Sunil Jha. Thank you so much for connecting. We are back on the show after a long time. But I can promise you that the show would be very interesting, though political, but it will be very interesting. We have changed the time of the show a little bit. Instead of 10, the show for now will come at 9. After some time, we will review it and then see whether it should be continue 9 p.m. or go back to our original timing for Speak Up India at 10 p.m. For now, let's focus on what's the fate of Mr. Narendra Modi and the BJP. Have things changed after Karnataka elections? क्या बहुत कुछ बदल गया है? क्या सब कुछ बदल गया है या कुछ नहीं बदला है? क्या होगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का? ये सवाल बहुत से लोगों के जहन में, बहुत से लोग इसको लेकर डिबेट भी कर रहे हैं। पहले मैंने सोचा था कि शो इस बात पर किया जाए कि आखिर बीजेपी में परेशानी क्या है, क्यों हारी बीजेपी। लेकिन फिर मैंने शो बदल दिया, वो इसलिए कि मैंने सोचा इस पे शो बाद में करते हैं, पहले उस पे शो करते हैं जिसको लेकर सबसे ज्यादा बात हो रही है। यानी कर्नाटक में हारने के बाद बीजेपी का ऐसा लगता है जैसे लोगों की माने तो सफाया हो गया है। क्या इतनी कमजोर बीजेपी एक दिन में हो गई है? क्या बीजेपी के लिए ये चुनाव इतना ज्यादा नुकसानदेह है कि मोदी को आप रूल आउट कर सकते हैं? तो इसीलिए मैंने जब वो टॉपिक प्रॉम्प्ट किया आज का, जो आप सब जानते हैं कि मोदी का क्या होगा, तो उसमें एक कमेंट आया। वो कमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग था। वो कमेंट था, जाएंगे मोदी। अब जाएंगे मोदी अपने आप में सब कुछ बता देता है। वो बताता है किस तरह से लोग इस देश में, एक तबका ऐसा है, देयर इज अ section of electorate or people in this country who have a strong dislike for somebody called Narendra Modi, Prime Minister Narendra Modi, and they want him to go ASAP. The reason I do not know, but the desire is that somewhere down the line they want Mr. Narendra Modi to exit at the earliest. And that's what I am going to focus on. कि ऐसा क्या हुआ है कि सबकी अचानक इच्छा जग गई है कि नरेंद्र मोदी का एग्जिट जल्द से जल्द हो जाए। अचानक एंटी मोदी, एंटी बीजेपी जिनके सेंटिमेंट्स हैं, वो लोग अचानक जाग गए। अचानक उनको जैसे लाइफलाइन मिल गया हो, अचानक वो सब बोलने लगे। सो कॉल्ड सेक्युलर्स, जिन्होंने तय कर लिया कि इस देश में अगर कोई सेक्युलर्स हैं तो सिर्फ वही हैं, उनको अचानक लगता है जैसे एम्यूनिशन मिल गया हो, कर्नाटक एम्यूनिशन जिसको बोलते हैं। और उसके बाद एंटी मोदी, एंटी बीजेपी जो पूरा एक ग्रुप है या एक बहुत बड़ा तबका है देश में, वो राशन पानी लेकर, इस बात को लेकर सोशल मीडिया सब जगह लग गया है कि नरेंद्र मोदी का एग्जिट 2014 में तय है। तो क्या वाकई Mr. Narendra Modi, after the defeat in Karnataka just about a few days ago, the pictures of which is prompted on your screen, is it क्या सब कुछ बदल गया? ऐसा क्या हो गया है कि चंद दिनों के भीतर ही लोगों को लगने लगा कि वो नरेंद्र मोदी जो कल तक मतलब कंप्लीटली was a man in control, वो अचानक आज क्या इतने कमजोर हो गए कि लोगों ने ये अंदाजा लगाना शुरू कर दिया कि अब 2024 में नरेंद्र मोदी नहीं आएंगे। ऐसा क्या हो गया? आई रियली वांट टू नो कि ऐसा क्या हो गया? क्या सब कुछ वाकई बदल गया है? क्या एक चुनाव ने सब कुछ बदल दिया? क्या एक चुनाव ने नरेंद्र मोदी को इतना कमजोर कर दिया कि सब लोग सोच रहे हैं कि अब दोबारा मिस्टर मोदी नहीं आएंगे? एक स्टेट का चुनाव है, चुनाव हर स्टेट में लगातार होते रहते हैं और चुनाव लोग जीतते भी हैं और लोग हारते भी हैं। लेकिन एक चुनाव या दो चुनाव से बहुत कुछ बदलता नहीं है। लोकसभा इलेक्शन इज इंटायरली अ डिफरेंट बॉल गेम। उसका स्टेट इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। स्टेट इलेक्शन में तस्वीर कुछ और होती है, लेकिन लोकसभा इलेक्शन में तस्वीर कुछ और हो जाती है, चीजें बदल जाती हैं, क्योंकि लोकसभा का इलेक्शन नेशनल इलेक्शन है। वो नेशनल लेवल पे लीडर डिसाइड करता है, जबकि स्टेट इलेक्शन स्टेट लीडर डिसाइड करता है और दोनों के एजेंडे अलग होते हैं। तो एक असेंबली इलेक्शन या दो असेंबली इलेक्शन में बीजेपी जीत जाए या बीजेपी हार जाए, उससे यह तय नहीं होता कि मिस्टर मोदी विल रिमेन और ही विल एग्जिट।
तो आखिर हुआ क्या है? ऐसा नहीं है कि सब कुछ बीजेपी में ठीक चल रहा है। बीजेपी में काफी कुछ गड़बड़ भी है। बीजेपी में सारी चीजें ठीक नहीं है, लेकिन इसके बारे में बात हम बाद में कभी और किसी दिन करेंगे, मे बी इन द नेक्स्ट एपिसोड। लेकिन आज इस बात पर कि आखिर इस सडन एक्साइटमेंट जो पब्लिक के बीच एक नया जो सो कॉल्ड स्यूडो सेक्युलर्स या वो लोग जो एंटी मोदी हैं या एंटी बीजेपी हैं, उनमें जो इस सडन एक्साइटमेंट है, इस एक्साइटमेंट का रीजन क्या है? व्हाई आर दे सो एक्साइटेड that they are seeing the exit of Mr. Narendra Modi not in 2024 but right now, right here. आखिर ऐसा क्या है? उनके मुताबिक बीजेपी इज ओवर, Mr. Modi's countdown has started. Congress, which is just won elections in 2 states, Himachal and now in Karnataka, उसको लगता है उसने जन्नत जीत ली है। राहुल गांधी अचानक बहुत बड़े लीडर हो गए और फिर कांग्रेस में वही सब कुछ शुरू हो गया जो पहले चलता था। हाई कमांड डिसाइड करेंगे कि चीफ मिनिस्टर कौन है, कौन बनेगा चीफ मिनिस्टर, अभी तक डिसाइडेड नहीं है, सिद्धरामैया या मिस्टर डीके। ये सब वही हो रहा है जो कांग्रेस जिसके लिए जानी जाती है। लेकिन अचानक 2 चुनाव जीतकर कांग्रेस को लग रहा है वो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी इस देश में है, सबसे बड़े ऑपोजिशन पार्टी है, और मिस्टर मोदी गए और कांग्रेस पार्टी आई। क्या ये इतना आसान है? क्या इज इट सो सिंपल? इसीलिए मैंने सोचा कि ये शो इसी सवाल पे किया जाए कि क्या होगा मोदी का। तो जो जवाब है वो भी बहुत साफ है और इसको सब लोग सुन भी लें। न मोदी जाएंगे और न बीजेपी जा रहे, और उसके फंडामेंटल रीजंस है। अगर 2024 में मैं ये कह रहा हूं कि नाइदर मिस्टर मोदी विल एग्जिट नॉर द बीजेपी विल एग्जिट एंड द एंटायर कैंपेन ऑफ द ऑपोजिशन पार्टी टू कम टुगेदर समहाउ and forge an alliance to ensure that the so-called communal, according to them, the communal BJP is ousted and the so-called secular alliance comes back to power. क्या वाकई ऐसा हो रहा है? मेरे मुताबिक ऐसा नहीं होने वाला है। 2024 में के इलेक्शन में बीजेपी के आने की पॉसिबिलिटी, मिस्टर नरेंद्र मोदी के आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, बल्कि ये आप मान के चलिए कि यही लौटेंगे। उसका रीजन भी है, और इसका रीजन एक सबसे बड़ा ये है कि बीजेपी की जरूरत इस वक्त लोगों को लगता है कि बीजेपी की उनको जरूरत है। अब ऐसा क्यों? आप सब जानते हैं कि इस देश में डेमोक्रेसी है, ये सब हम सब जानते हैं अच्छे से कि इस देश में डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी चलने के लिए ये बहुत जरूरी है कि सब एक साथ ठीक से रह सके। और डेमोक्रेसी में लोगों को इंडिपेंडेंस चाहिए, लोगों को फ्रीडम चाहिए, लोगों को ग्रोथ चाहिए, फाइनेंशियल तरक्की चाहिए। ये सब तब होता है जब एक स्टेबल गवर्नमेंट होती है और एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जो सबको साथ लेकर चलती है। सबको मतलब हर एक सेक्शन को, मेजॉरिटी को भी और माइनॉरिटी को भी। अपीजमेंट की पॉलिटिक्स जो नहीं करती और वो सोचती है कि जितना माइनॉरिटी इंपॉर्टेंट है आपके लिए उतना ही मेजॉरिटी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वोट केवल एक सेक्शन कभी नहीं देता, वोट हर एक सेक्शन देता है। आपको वोट मुस्लिम्स भी देते हैं, आपको वोट दूसरे कास्ट भी देते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा वोट्स आपको हिंदू देते हैं जो मेजॉरिटी में। और इस बात का एहसास अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं है और उनको लगता है कि केवल मुस्लिम कंसोलिडेशन से या फिर अपीजमेंट पॉलिटिक्स करने से आप कोई भी लोकसभा का चुनाव जीत लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। क्योंकि आप जितना अपीजमेंट पॉलिटिक्स करेंगे, आप जितना प्रो मुस्लिम प्रो माइनॉरिटी स्लोगन रेज करेंगे, उतना ज्यादा जो मेजॉरिटी है वो आपसे बिदकता है, हटता है, और उसका खामियाजा नेशनल पॉलिटिक्स में ऑपोजिशन पार्टी को बहुत ज्यादा होता है। अगर आप गौर से देखेंगे तो इस वक्त कर्नाटक इलेक्शंस में बहुत साफ है कि मुस्लिम्स ने फुल्ली कांग्रेस को बैक किया है, और जो मेजॉरिटी यानी हिंदू वोटर्स है वो डिवाइडेड है, जिसके कारण बीजेपी हारी और कांग्रेस जीत गई। ये हर बार ऐसा होगा ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि जितना आप अपीजमेंट पॉलिटिक्स और मुस्लिम और माइनॉरिटी की बात करोगे, उतना कंसोलिडेशन मेजॉरिटी वोट का होता है, और ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के इंटरेस्ट में नहीं है, क्योंकि उसी सिचुएशन को बीजेपी एक्सप्लॉइट करती है, वही बीजेपी के फेवर में भी जाता है, क्योंकि बीजेपी ही है जो चाहे या ना चाहे
मेजॉरिटी कम्युनिटी का वोट लेकर जीत रही है, उसको मुस्लिम वोट नहीं मिलते हैं, उसको माइनॉरिटी वोट नहीं मिलते हैं इस देश में, ये फैक्ट है। और शायद यही कारण है कि बीजेपी पिछले 10 साल से जीत रही है। ऐसा कुछ नहीं बदला है फंडामेंटली कि बीजेपी का ग्रिप उस मेजॉरिटी कम्युनिटी के वोट पे कम हो गया हो। डिवीजन हो सकता है, उसके अलग रीजन है, और मैं वो एक अलग शो में आपको बताऊंगा कि बीजेपी में वीकनेसेस क्या है और बीजेपी को शायद क्या अर्जेंटली करने की जरूरत है। लेकिन आज की बात ये कि क्या वो सारा कैंपेन जो सोशल मीडिया पे चल रहा है दैट मिस्टर मोदी इज ऑन हिज वे आउट, वो कैंपेन क्या वाकई सही है? क्या वाकई मिस्टर नरेंद्र मोदी इतने कमजोर हो गए इलेक्शन के बाद कि अगला 2024 का इलेक्शन नहीं जीतेंगे? एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर एनालाइजिंग। किसी भी देश में इंडिपेंडेंट डेमोक्रेसी होने के लिए, यानी भारत में डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी के लिए सबसे ज्यादा लोगों को इस बात का भरोसा होना चाहिए कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी जीत कर आएगी और देश को गवर्न करेगी, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो अपोजिशन पार्टी है, they will not throttle independence of people. They will not create a sense of fear. They will not stop the growth of people, whether financial or otherwise. जब तक ये यकीन कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं दिलाएगी कि हमारे आने से आप एक तो सुरक्षित हो, दूसरा आप इंडिपेंडेंट रहोगे, आप फ्री रहोगे, तब तक लोगों को इस बात पे यकीन नहीं होगा कि कोई पॉलिटिकल पार्टी के आने से डेमोक्रेसी रहेगी या नहीं। अब इस वक्त जितनी पॉलिटिकल पार्टी हैं उनके बीच क्या हो रहा है, इसी पे तो डिसाइड होगा कि डेमोक्रेसी के लिए किसकी जरूरत है और क्यों मैं कह रहा हूं कि बीजेपी की जरूरत है। अगर आप चीजों को गौर से देखें तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि मोदी इज अ डिक्टेटर, मोदी पे डिक्टेटरशिप का एलिगेशन बहुत सारे लोग लगाते हैं। कुछ ऐसा ही हाल तब था जब मिस्टर लाल कृष्ण आडवाणी इस देश में बहुत स्ट्रांग लीडर थे और लाल कृष्ण आडवाणी को लेकर बहुत सारी बातें हो रही थी। वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन एज अ होम मिनिस्टर, एज अ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, इस देश की पॉलिटिक्स या सरकार को पे बहुत ज्यादा कंट्रोल मिस्टर लाल कृष्ण आडवाणी का था। और सब उस वक्त कहते थे कि अगर बीजेपी आई तो बीजेपी इसलिए डिक्टेटोरियल हो जाएगी क्योंकि उसके लीडर मिस्टर लाल कृष्ण आडवाणी है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इससे पहले अगर आप जाएंगे तो आपको याद होगा कि 80s का वो दौर था, 70, खासकर 70s से स्टार्ट होते वक्त होकर, और 80s का वो दौर था when lot of people said that Indira Gandhi was turning into a dictator. Indira Gandhi never turned into a dictator. Indira Gandhi remained democratic. Mr. Lal Krishna Advani remained democratic. Mr. Narendra Modi remained democratic. उसका रीजन ये है, इस देश में डेमोक्रेसी लोगों के खून में, वो अलग नहीं की जा सकती। आप अगर ये सोच रहे हैं कि डेमोक्रेसी आपके कहने या आपके फेयर से हट जाएगी तो ऐसा नहीं होगा। इस तरह के एलिगेशन तो लगेंगे ही अगर कोई लीडर पॉपुलर होगा और अगर मेजॉरिटी उसके पीछे भागेगी तो लोग कहेंगे ही इज अ डिक्टेटर बिकॉज ही इज ओनली डिक्टेटिंग एंड पीपल आर फॉलोइंग। ऐसा नहीं होता है। डेमोक्रेसी में किसी भी के आगे बढ़ने की गारंटी है कि एक ऐसा लीडर जो मेजॉरिटी ऑफ द इलेक्टोरेट, मैं कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हिंदू और मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूं, जो मेजॉरिटी वोटर और मेजॉरिटी लोगों को यकीन दिला दे कि अगर मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा तो आपके पास इंडिपेंडेंस भी होगा, फ्रीडम भी होगा, आप सेफ भी होगे। प्राइम मिनिस्टर केवल वही बन सकता है। तो क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी बन सकते हैं या प्राइम मिनिस्टर राहुल गांधी या कोई और बन सकते हैं? तो कर्नाटक में जो हाल है, जो हो रहा है, उस पर भी नजर डालते हैं। बीजेपी बीजेपी इकलौती पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त ऐसी है देश में जो नेशनलिज्म की बात करती है। अब जब वो नेशनलिज्म की बात करती है तो लोग कहते हैं कि ये आप एक सेगमेंट को मोबिलाइज करने के लिए या इलेक्टोरली अपने साथ लाने के लिए ये आप नेशनलिज्म का एजेंडा चलाते हो। लेकिन ओपनली केवल और केवल बीजेपी नेशनलिज्म की बात करती है, कांग्रेस नहीं करती, बाकी पॉलिटिकल पार्टी नहीं करते, क्योंकि नेशनलिज्म का जो कनेक्ट है, जो बीजेपी जिस तरह से एक नेशनल, द लार्जर नेशनल पॉलिटिकल पार्टी की बात करती है और जो एजेंडे से आती है, उस नेशनलिज्म के थियरी में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं
जो इन पार्टियों के एजेंडे में नहीं है। तो उनको लगता है जिस नेशनलिज्म की बात बीजेपी करती है वो हमें सूट नहीं करता और इसीलिए ये डिविसिव है। लेकिन हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना एजेंडा होता है। बीजेपी जिस नेशनलिज्म की बात करती है उस नेशनलिज्म को फॉलो करने वाले मेजॉरिटी इस देश के इलेक्टोरेट है। मैं फिर कह रहा हूं, मैं किसी कम्युनिटी या किसी रिलीजन या किसी कास्ट की बात नहीं कर रहा हूं। जो मेजॉरिटी ऑडियंस है देश में, जो मेजॉरिटी वोटर्स हैं देश के, जो मेजॉरिटी पब्लिक है, they believe that the nationalism formula which BJP talks about is what is correct for this country right now, and that formula hasn't changed. Other than BJP, no other political party is right now talking of that kind of a nationalistic principle, and that's why BJP is able to successfully project that we are a nationalist party and we think of nation first. और ये बाकी पॉलिटिकल पार्टी फॉर वेरियस रीजंस नहीं कर पा रही। अब कर्नाटक इलेक्शन में जीतने के बाद क्या हुआ है? ऐसा लगता है कि कर्नाटका में इलेक्शन जीतने के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपीजमेंट और फ्रीबीज इन दो का सहारा लिया है। आप सब जानते हैं कि अपीजमेंट मींस मुस्लिम अपीजमेंट। अपीजमेंट और फ्रीबीज देके किसी देश का भला नहीं हो सकता, कोई तरक्की नहीं हो सकती। लेकिन बीजेपी अब ये कह रही है कि कांग्रेस इसलिए जीती क्योंकि उसने मुस्लिम अपीजमेंट किया और फ्रीबीज यानी फ्री में चीजों को बांटने का ऐलान किया। फ्रीबीज कोई भी हो, चाहे वो केजरीवाल का एजेंडा हो या कांग्रेस पार्टी का हो, चाहे वो ममता बनर्जी का हो या किसी का भी हो, फ्रीबीज देश की इकोनॉमी को कमजोर करता है। ये आप सब जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो अगर इकोनॉमिक ग्रोथ किसी देश का होना है, इफ ए कंट्री इज प्लानिंग टू बिकम डेवलप, तो फिर फ्रीबीज की उस इकोनॉमी में कोई जगह नहीं हो सकती। ये अनफॉर्चुनेट है कि कांग्रेस पार्टी ऐसा एज अ नेशनल पार्टी होने के बावजूद ऐसा कर रही है। फ्री में कुछ नहीं मिलता है, हम सब जानते हैं, नथिंग कम्स फ्री इन दिस वर्ल्ड। बट अगर आप 21st सेंचुरी में, वो भी जब 25% ऑफ 21st सेंचुरी इज गॉन, 25 years of 21st century is almost gone, you are talking about winning election by offering freebies and indulging in appeasement politics. Now why appeasement politics? उसके एविडेंस है। अब क्या हुआ है, मैं एक पिक्चर प्रॉम्प्ट करता हूं। ये पिक्चर है कर्नाटक के सुन्नी उलेमा के सीनियर मेंबर का। अब एक और पिक्चर है जहां पर बहुत सारे लोग स्लोगन शाउटिंग कर रहे थे। वो पिक्चर मैं नहीं दिखा रहा हूं बिकॉज इट कैन हैव सेंसिटिव इंपैक्ट, सो मैं उसको नहीं दिखा रहा हूं। लेकिन इन जनाब का पिक्चर मैं इसलिए प्रॉम्प्ट कर रहा हूं बिकॉज देयर इज अ स्पेसिफिक रीजन टू इट। अब ये क्लेम जो कांग्रेस पार्टी को लेकर किया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने अपीजमेंट पॉलिटिक्स किया, उसके पीछे फंडामेंटल रीजंस है। और वो फंडामेंटल रीजंस क्या है? वो फंडामेंटल रीजंस ये हैं, वन सेकेंड, वो फंडामेंटल रीजंस ये हैं कि जब कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शन जीता, उस इलेक्शन के बाद क्या हुआ? उस इलेक्शन के बाद दो चीजें हुई। एक तो ये जो सुन्नी उलेमा के जो सीनियर मेंबर हैं, इनका कल एक स्टेटमेंट आया, यानी मंडे को एक स्टेटमेंट आया, इन विच ही सेड दैट सिंस 88% Muslims have voted for the Congress party, 67 seats, 67 to 68 seats, the Congress party won because of that. यानी 88% मुस्लिम्स ने कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट किया और इसीलिए कांग्रेस पार्टी 68 सीटों पर जीत पाई। जो टोटल सीट्स है अराउंड 120, 123, उसमें से 68 सीट्स पे कांग्रेस पार्टी इसलिए जीती क्योंकि मुस्लिम्स ने 88% मुस्लिम वोटर्स ने कांग्रेस पार्टी को वोट किया। अब इसके एवज में वो क्या मांग रहे हैं, यानी सपोर्ट के बदले ये मुस्लिम कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव वो क्या मांग रहे हैं वो भी सुनिए। उनके मुताबिक क्योंकि हमने आपको 68 सीटें दी हैं, 68 सीट्स, तो हमें आप उसी रेशियो में मिनिस्ट्रीज भी दीजिए। अब ये देश में पहली बार हो रहा होगा जी कब कोई मुस्लिम और रिलीजियस बॉडी का कोई हेड ये बात ओपनली कह रहा है कि हमने आपको वोट दिया, आप हमें मिनिस्ट्रीज दो। और वो मिनिस्ट्रीज कौन सी? होम मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री और दूसरी मिनिस्ट्री। सो 5 मिनिस्ट्री मांगी गई है
डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर का पोस्ट मांगा गया है और इसी के अलावा 50% मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन मिनिस्ट्री में मांगी गई है। व्हाई? बिकॉज द टोटल नंबर सीट्स जितने भी कांग्रेस पार्टी ने जीते 120 प्लस, अकॉर्डिंग टू हिम, आउट ऑफ दैट 120 प्लस सीट्स 68 सीट्स कांग्रेस पार्टी वन बिकॉज ऑफ द सपोर्ट एक्सटेंडेड बाय द मुस्लिम पॉपुलेशन और मुस्लिम वोटर्स। अगर ये बात सही है कि 88% मुस्लिम वोट कांग्रेस पार्टी को पड़े और कांग्रेस पार्टी ने लगभग 68-70 सीटें उससे जीत ली, तो मेजॉरिटी सीट कांग्रेस पार्टी के पास मुस्लिम वोट के कारण आए। तो जो बीजेपी के खाते में गया वो एक भी मुस्लिम वोट नहीं गया, सारा का सारा हिंदू वोट गया और बीजेपी हार गई इलेक्शन। कैसे हार गई? अगर मुस्लिम वोट से कांग्रेस जीत रही थी तो बीजेपी हारी क्यों? दो ही रीजन से हार सकती है। एक तो मुस्लिम वोट के अलावा जितने भी वोट थे वो हिंदू के वोट थे, वो तो कांग्रेस को पड़े, लेकिन बीजेपी के हिंदू वोट में स्प्लिट हो गया, बीजेपी को उतने हिंदू वोट नहीं पड़े जितने पड़ने चाहिए थे। अगर इन प्रिंसिपल पे चीजें चलने लगे कि हमने आपको इतना वोट दिया और आपको इतनी सीटें मिली तो हमारा रिप्रेजेंटेशन इतना होना चाहिए, अगर इस लॉजिक पे जाएं तो फिर तो कल हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस बोलेंगे कि बीजेपी को तो मुस्लिम वोट करते ही नहीं, सिर्फ हिंदू वोट करते हैं, सारी की सारी मिनिस्ट्री में और डिपार्टमेंट में और जॉब में केवल हिंदू को ही रखो क्योंकि बीजेपी को हमने वोट किया है। क्या ऐसा कह सकते हैं आप? तो फिर डेमोक्रेसी कैसे बची? आप डेमोक्रेटिक रूल की बात कर रहे हैं ना, तो डेमोक्रेटिक रूल में सबको जगह मिलनी चाहिए, लेकिन यहां क्या हो रहा है? हमने आपको वोट दिया, अब आप हमको सीट दो। अगर इसी लॉजिक पे जाएंगे तो बीजेपी को मेजॉरिटी हिंदूज ने वोट किया, तो सारी पोजीशंस मिनिस्ट्रीज में, डिपार्टमेंट्स में, जॉब्स में सब कुछ हिंदू को चले जाना चाहिए। और हिंदू रिलीजियस लीडर्स जो है वो कल ये भी कह सकते हैं सारे हिंदू उसी पॉलिटिकल पार्टी को वोट करो जो हमें रिप्रेजेंटेशन देगा। तो इस देश में मेजॉरिटी हिंदू पॉपुलेशन है, फिर तो कुछ माइनॉरिटी के खाते में कुछ आएगा ही नहीं। क्या इस तरह से पॉलिटिक्स इस देश में किया जाएगा? फिर भी आप कहेंगे डेमोक्रेसी विल सर्वाइव। डेमोक्रेसी विल सर्वाइव ओनली एंड ओनली इफ बीजेपी इज इलेक्टेड टू पावर। क्योंकि जो कांग्रेस के इलेक्शन के बाद जो दिख रहा है वो ये कि अगर कांग्रेस पावर में आएगी तो यही फॉर्मूला सेंटर में भी एप्लीकेबल हो जाएगा कि इतने परसेंट मुस्लिम्स ने वोट किया, इतने परसेंट क्रिश्चियंस ने वोट किया, इतने परसेंट सिख्स ने वोट किया, इतना परसेंट हिंदू ने वोट किया, इसी रेशियो में आप मिनिस्टर्स बनाइए। रिलीजन बेस्ड मिनिस्ट्री डिस्ट्रीब्यूशन कभी हुआ है क्या इस देश में? कभी नहीं हुआ। तो फिर अब इस चीज की बात अभी क्यों हो रही है? एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी ही इस देश को रूल कर सकती है जिसके प्रिंसिपल डेमोक्रेटिक हो, जो हर एक को बराबर समझे। कांग्रेस पार्टी एग्जांपल सेट नहीं कर रही। नाउ लेट मी कम टू द सेकंड एग्जांपल व्हिच इज एक्सट्रीमली अगेन वरिंग फॉर all these Congress leaders. I am prompting their picture again. Mr. Rahul Gandhi and all the opposition leaders, they need to think about it. एक जगह है कर्नाटक में जिसका नाम है बेलागावी। बेलागावी सीट से कांग्रेस के कैंडिडेट इलेक्शन जीते। जब काउंटिंग हो रही थी उस वक्त काउंटिंग सेंटर के बाहर स्लोगन्स लगाए जा रहे थे। स्लोगन्स कैसे? पाकिस्तान जिंदाबाद। अब मैं जानना चाहता हूं कि कांग्रेस के लीडर्स को, कांग्रेस के कैंडिडेट को, कांग्रेस के वॉलंटियर्स को इस बारे में पता था कि नहीं पता था कि उनके काउंटिंग सेंटर के बाहर जहां उनके कैंडिडेट जीत रहे हैं इस तरह के स्लोगन्स लग रहे हैं, एंटी नेशनल स्लोगन्स लग रहे हैं। How were the leaders present at the polling station not aware and they did not do anything to stop it? अगर इस तरह के नारे कांग्रेस पार्टी के जीतने से लगेंगे तो कोई कैसे समझेगा कि कांग्रेस पार्टी नेशनलिस्ट है? कोई कैसे मानेगा कि कांग्रेस का नेशनल एजेंडा है? When you encourage something like this, you cannot have elections where there are slogans being shouted against India. I am sure कि जो लोग भी कर रहे थे वो एंटी सोशल एलिमेंट्स थे, लेकिन उस एंटी सोशल एलिमेंट को चेक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? ऑब्वियसली वहां पे प्रेजेंट कांग्रेस वॉलंटियर्स की, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक एफआईआर रजिस्टर हुआ है। देयर हैज बीन अ एफआईआर दैट हैज बीन फाइल्ड इन दिस केस एंड इन्वेस्टिगेशन इज ऑन। बट व्हाट विल हैपन? नाउ देयर इज अ कांग्रेस गवर्नमेंट. The person who won from that seat, that is Belagavi seat, is a Congress MLA. So what action do you expect that will be taken in this case? स्लोगन लोगों ने लगा दिया, एंटी नेशनल स्लोगन लगाया और उसके बाद वहां से चले गए।
फिर अगर इस तरह की चीजें होंगी तो कोई क्यों नहीं मानेगा कि बीजेपी ही इकलौती नेशनलिस्ट पार्टी है। तो फिर जो देश के बारे में सोचेगी इलेक्ट तो वही होगी, जो मेजोरिटी के बारे में सोचेगी इलेक्ट तो वही होगी, जो मैक्सिमम वोटर्स के बारे में सोचेगी वही इलेक्ट होगी, जो रिप्रेजेंटेशन रिलीजन बेस पे नहीं डिसाइड करेगी वही इलेक्ट होगी। सेक्युलर कौन है? बीजेपी, कांग्रेस पार्टी या दूसरी अपोजिशन पार्टी? कांग्रेस पार्टी को भी सोचना पड़ेगा। आप मुस्लिम अपीजमेंट कीजिए, आप वोट को कास्ट बेस्ड, कास्ट, रिलीजन, क्रीड पे मांगिए, लेकिन उसका फ्लिप साइड ये है कि आपसे मेजॉरिटी बिदक जाएगा, अलग हो जाएगा। यही हुआ है, इसीलिए आप हारे हैं। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू इसलिए जीतते थे क्योंकि उनको सब वोट कर रहा था। आज आप इसलिए हार रहे हैं क्योंकि आपको एक बहुत बड़ा चंक देश का वोट नहीं करता। तो ऐसा क्या बदल गया कर्नाटक इलेक्शन के बाद कि अचानक लोकसभा इलेक्शन में सब छोड़ देंगे बीजेपी को और सब कांग्रेस के पास चले जाएंगे? ऐसा क्या हो गया? और जो एग्जाम्पल आप सेट कर रहे हैं, आइदर बाय अलाउइंग सुन्नी उलेमा लीडर्स टू टॉक लाइक दैट, seeking ministries in ratio of the seats that you have won because of the Muslim support, or objectionable slogans being raised at the polling centers, how do you expect that people will not take note of that and you will still get the vote of others because you claim to be a national party? National party बनने के लिए nationalist approach होना जरूरी है। इस देश में nationalist approach इस वक्त बीजेपी छोड़ के किसी के पास नजर नहीं आती है, and that's why I say nothing is going to change as far as 2024 elections are concerned. कांग्रेस पार्टी पक्का इसको डिनाई कर देगी। कांग्रेस पार्टी कहेगी वो लोग जो स्लोगन लगा रहे थे वो हमारे मेंबर नहीं है और हमारा उनसे कोई कनेक्शन भी नहीं है। लेकिन क्या ये बात कहने से मार्क खत्म हो जाती है? शायद नहीं। क्यों? क्योंकि जिन्होंने स्लोगन लगाया वो तो स्लोगन लगा के चले गए। फैक्ट ये है कि कांग्रेस पर एक ये बट्टा जरूर लग गया उसके इमेज पे, दैट at a polling station where the Congress candidate was winning, there were anti-India slogans and pro-Pakistan slogans raised. To add to that, the statement by the Sunni Ulema head. What is he demanding? Deputy CM's post, 5 important ministries, Home Department to a Muslim MLA, Education Department to a Muslim MLA, 67, 68 seats to the Congress party because of Muslim votes, Muslim representation in the same ratio. कल इस देश में हिंदू और नेशनल्स भी खड़े हो जाएंगे और वो भी बोलेंगे हमने मोदी सरकार को या हमने बीजेपी को इतना वोट दे दिया, बीजेपी ने इतनी सीटें केवल और केवल हिंदू वोट के लिए जीती, अब सब कुछ सिर्फ हमको दीजिए, बाकियों को हटा दीजिए। अगर इस पॉलिसी पे देश चलने लगा, फिर इस देश का डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर क्या है वो आप सोचिए। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि डेमोक्रेसी के लिए जरूरी है कि बीजेपी इलेक्शन जीते। कांग्रेस और अदर ऑपोजिशन पार्टीज आर राइट नाउ नॉट सेटिंग दैट एग्जांपल वेयर पीपल हैव कॉन्फिडेंस दैट दे कैन कम एंड प्रोटेक्ट डेमोक्रेसी। आपको फ्रीडम, सेफ्टी, सिक्योरिटी और रिस्पेक्ट ये इंश्योर करना पड़ेगा, तभी लोग आपको वोट करेंगे। इस तरह के एलिमेंट्स, इस तरह की स्लोगन शाउटिंग, इससे लोग आपको वोट नहीं करेंगे। इलेक्शन जीतने के पीछे मोदी गवर्नमेंट के ये बहुत बड़े फंडामेंटल रीजन है, क्योंकि मोदी गवर्नमेंट इन चीजों को अपने एजेंडे में डालकर आगे बढ़ती है। सो कर्नाटक इलेक्शन हारने के बाद भी बीजेपी का कुछ बदल जाएगा या बीजेपी और नरेंद्र मोदी का कोई नुकसान हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि जब तक डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी, माइनॉरिटीज, मेजॉरिटी का डिबेट चलता रहेगा इस देश में, बीजेपी जीतेगी, क्योंकि बीजेपी का नेशनलिस्ट आउटलुक लोगों को पसंद आता है। बाकी पॉलिटिकल पार्टी का नेशनलिस्ट आउटलुक क्लियर नहीं है, कंफ्यूज्ड है, और इसीलिए शायद जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो वोटिंग के वक्त अपना मन बदल लेता है और उसको वोट देता है जो उनको इंडिपेंडेंस, फ्रीडम और ग्रोथ दे सकता है। आप पहले भारतीय हैं,
और आप पहले भारतीय ही रहिए. दैट इज गुड इनफ फॉर यू टू जस्टिफाई एवरीथिंग एल्स. इलेक्शन में कौन जीतता है कौन हारता है ये सब टेम्पररी है. आज कोई जीतेगा, कल कोई और जीतेगा. कल कांग्रेस रूल कर रही थी, 60-65 साल उसने रूल किया, लेकिन शायद उनको गवर्नमेंट से बाहर रहने की आदत है नहीं, इसीलिए वो हर कोशिश करते हैं किसी तरह से भी गवर्नेंस में रहें. लेकिन यही रूल अगर आप इसी चीज को आप रेप्लिकेट अगर बीजेपी पे कर दीजिए, तो बीजेपी की भी इच्छा होगी कि वो ही इस देश को रूल करे. अभी 8 साल 9 साल रूल किया है, हो सकता है अगले 5 साल और रूल करने की इच्छा हो. तो अगर आपने 65 साल रूल किए और कोई पार्टी 30 साल रूल कर रही है, तो दिक्कत क्या है? लोग जो चाहेंगे वैसा ही तो होगा. अगर लोग चाहेंगे कि एक पर्टिकुलर पार्टी रूल करे, तो वही पार्टी रूल करेगी. आप लोगों को इन्फ्लुएंस कीजिए. र्यूमर्स, गलत इंप्रेशन, ये भक्त नॉन भक्त का डिबेट करके कभी आप इलेक्शन नहीं जीतोगे. इलेक्शन आप परफॉर्मेंस के बेसिस पे जीतोगे, और परफॉर्मेंस ऑन द नेशनल लेवल, नॉट ऑन द स्टेट लेवल. अभी इस साल एंड में 2-3 और इलेक्शन आ जाएंगे, और अगर मान लीजिए 1 मिनट के लिए क्या बीजेपी जीत गई उन सारे इलेक्शन को, तो क्या आप बोलोगे कि अब केवल बीजेपी आएगी? ऐसा नहीं होता है. आप लोगों को पॉलिसीज पे कन्विंस कीजिए, ह्यूमर्स पे नहीं. ये जितनी सारी बातें मैंने कही वो सिर्फ इसलिए क्योंकि सोशल मीडिया पे कांस्टेंट डिबेट चल रहा है, मीडिया पे कांस्टेंट डिबेट चल रहा है. एक इलेक्शन और मोदी आउट. अकॉर्डिंग टू मी, one election doesn't decide anything, or 2 or 3 or 4 election doesn't decide anything. It is what the people at large, the majority voters in the country decide. So elections are 1 year down the line. Lok Sabha elections are very different from state elections. State elections are the result of local issues. Lok Sabha election is the result of the national issue. Which are the national issues that people consider important? उस वक्त सिक्योरिटी, उस वक्त ग्रोथ, उस वक्त इकोनॉमी, उस वक्त लैंग्वेज, उस वक्त रिलीजन, उस वक्त रीजन, ये सब कंबाइन करके एक इलेक्शन डिसाइड होगा. कोई इलेक्शन अपीजमेंट और फ्री बीज पे डिसाइड नहीं हो सकता, बिकॉज अल्टीमेटली यू आर हर्टिंग द इकोनॉमी ऑफ दिस कंट्री. अपीजमेंट पॉलिटिक्स अब इस 21st सेंचुरी में चल नहीं सकती, क्योंकि जब आप अपीजमेंट पॉलिटिक्स करते हो तो एक पूरे कम्युनिटी, यानी जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, उसको अपने से दूर करते हो. तो अपीजमेंट पॉलिटिक्स एक्चुअली आपको नुकसान देती है. इट हर्ट्स यू इन अ नेगेटिव मैनर. इट इज द कांग्रेस इज लूजिंग बिकॉज ऑफ दिस अपीजमेंट पॉलिटिक्स, नॉट बिकॉज बीजेपी हैज बिकम वेरी गुड. अगर अभी भी आपको बात समझ में नहीं आई है, तो आप एक बार और अपीजमेंट पॉलिटिक्स करके देख लीजिए, आप अगला इलेक्शन फिर हार जाओगे. या फिर जो आप कर रहे हो कि फ्री बीज बांटेंगे, केजरीवाल साहब दिल्ली में बांटेंगे, आप कर्नाटक में बांटेंगे, कोई कहीं और बांटेगा, कोई कहीं और बांटेगा. आप बांटोगे तो देश के इकोनॉमी, देश के ग्रोथ को आप हर्ट करोगे. और जब लोकसभा इलेक्शन होंगे तो वो लोग इस बात को याद रखेंगे और आपको बिकॉज ऑफ योर व्हाट यू कॉल अ वेरी कंजर्वेटिव अप्रोच रिजेक्ट करते हैं. And at that time, despite doing everything wrong, BJP will still be able to manage the election. In my next episode, I will talk about what's wrong with Team BJP. क्या बीजेपी में सब कुछ सही है, या मिस्टर नरेंद्र मोदी और उनकी टीम फंडामेंटली गलती कर रही है? क्या गलतियां कर रही है? In my next episode. On that note, I take leave. Thank you so much for watching. Stay connected, stay safe. Have a bigger approach of looking at things, and don't get into this rumor mongering thing, because end of the day, national interest and national unity is always at stake. We do not want to be in the group of countries where there's civil war going and there's a economic meltdown or economic crisis. We do not want to be that. India is doing well. Luckily, we should exploit and grow further and try to become one of the most developed country in the world. And for that, unity is extremely important. On that note, I take care. I take leave. Thank you so much. Please do take care. Come back tomorrow. We'll be talking about what's plaguing the BJP and how in how much control is Mr. Narendra Modi of his party and government at 9 p.m. tomorrow, that is Wednesday. Thanks a lot for watching. Stay connected. Stay safe.